Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. Let's start the chapter. How the American crisis affected the whole world. देखते हैं. In those days, America was the largest trading nation in the world. It was the biggest exporter and second only to Britain for imports. It was also the largest lender to war-ravaged Europe and the continent's biggest investor. As a result, the entire world economy depended on American prosperity. देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस वक्त पे अमेरिका जो था वो सबसे बड़ा ट्रेडिंग नेशन था और उस वक्त का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और साथ में ब्रिटेन के बाद इंपोर्ट में भी सेकंड था। ठीक है। अब क्योंकि जो लार्ज जो वॉर रेवेज्ड में जो लार्जेस्ट लेंडर थे वो अमेरिका ही थे, मींस यूरोप, सॉरी, जो वॉर रेवेज था उसमें यूरोप जो था वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट लेंडर था। मींस यूरोप ने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वॉर पे दी थी, जिसकी वजह से वो देखिए, हाँ देखिए इसकी वजह से क्या हो रहा था कि अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी उस वक्त पे बहुत ज़्यादा, मींस पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो थी वो अमेरिकन प्रॉस्पेरिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी। But with its economy in crisis, America reduced the quantum of loans it had extending to Germany, Britain, and other countries. It reduced imports from around the world to protect its domestic agriculture and industry. As a result, the American crisis quickly enveloped the entire global economy after 1930, especially the countries whose trade and investment was highly dependent on America. International trade fell by 60% between 1929 and 1933. Farmers around the world who grew commercial crops were bankrupted because there were no buyers for their farm output. In America and many other countries, they sold their land and migrated to the cities, but there were no jobs for them in the city either. In Britain, 23% of the working population was unemployed, the figure being as high as 44% in Germany. देखिए, जब इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी तो अमेरिका ने क्या किया, जो भी वो लोन्स प्रोवाइड करता था जैसे कि जर्मनी, ब्रिटेन या अदर कंट्रीज को वो लोन प्रोवाइड करता था, उसने क्या कर दिया, उस चीज़ को बंद कर दिया। ठीक है, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। और ये जो रिड्यूस इम्पोर्ट्स थे, मीन्स जो एग्रीकल्चरल इम्पोर्ट, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर था, उसका जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट वगैरह था वो भी यहाँ पर थोड़ा कम कर दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने डोमेस्टिक, मीन्स अमेरिका के ही फार्मर्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज पे लगाया, जिसके कारण अमेरिकन अमेरिकन क्राइसिस जो थी वो जल्दी ही क्या हो गई, धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और 1930 तक लगभग पूरी ख़त्म हो चुकी थी। स्पेशली ऐसी कंट्रीज जो कि अमेरिका के साथ में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर रही है वो बहुत ज़्यादा अमेरिका के ऊपर में ही डिपेंडेंट थी। इंटरनेशनल ट्रेड जो था वो उस वक्त पे बहुत ज़्यादा गिर चुका था, लगभग 60% जो ट्रेड था वो गिर चुका था 1929 से 1933 के बीच में। और फार्मर्स जो थे पूरे वर्ल्ड में जो कि कमर्शियल क्रॉप लगाते थे और उसको फिर एक्सपोर्ट करते थे, वो बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट हो चुके थे क्योंकि उनके फार्म को खरीदने के लिए कोई भी बायर्स नहीं थे। अमेरिका में और बाकी अदर कंट्रीज ने ऐसे जो फार्मर्स थे या तो वो अपने लैंड को बेच देते थे, मीन्स सोल्ड कर देते थे, या तो फिर दूसरे सिटीज़ में माइग्रेट हो जाते, दूसरे सिटीज़ में चले जाते थे। एट लास्ट में उनके पास में कोई जॉब नहीं बचती थी और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो जॉबलेस हो चुके थे। ब्रिटेन में करीब 23% जो पॉपुलेशन थी वो अनएम्प्लॉयड हो गई थी और साथ में जर्मनी में भी लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए थे, लगभग 44% जो थे लोग वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे। The Great Depression had the least impact on Russia, where the 5-year plan was leading to rapid industrial progress. There were two reasons for this. First, Russia was economically self-reliant because the country was less linked to the global economic system, so the recession in the global market did not affect it. Second, the country's development was guided by socialist planning, hence market fluctuations had no long-term effects in its economy. देखिए, जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद में, जो डिप्रेशन हुआ पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, वो सबसे कम इम्पैक्ट किया था रशिया को, क्योंकि उसके जो
प्लान थे, ठीक है, 5 ईयर इंडस्ट्रियल प्लान जो था वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था। और यहाँ पर दो रीजंस थे इस चीज़ के, कि रशिया में ये जो ग्रेट डिप्रेशन था वो उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ। पहला ये कि रशिया जो था वो इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट था। इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट था मीन्स उसके बहुत ज़्यादा कनेक्शंस, मीन्स बहुत, वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम से बहुत ही कम लिंक्ड था, बहुत ही कम यूज़ वहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का होता था, जिसकी वजह से उसके पास में उस वक्त भी सेल्फ इतने पैसे थे कि वो अपनी कंट्री को ठीक ठाक, मीन्स इकोनॉमिकली वहाँ पर क्या हो गया था, लगभग स्टेबल हो गए थे। तो इसी वजह से जो रिसेशन था, ग्लोबल मार्केट में जो रिसेशन आया वो उतना ज़्यादा रशिया पर अफेक्ट नहीं किया। दूसरी बात, सेकंड बात क्या है कि जो कंट्री का डेवलपमेंट हुआ था वो एक सोशलिस्ट प्लानिंग के साथ में हुआ था। जो सोशलिस्ट प्लानिंग के साथ में हुआ था मीन्स जो उनके जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो प्लान्स बनाए गए थे, ये सारी चीज़ें एक सोशलिस्ट प्लानिंग के द्वारा की गई थी, जिसकी वजह से कोई भी अगर फ्लक्चुएशंस होता है तो वो बहुत टाइम तक उनकी इकोनॉमी में कोई असर नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, पीपल्स मूवमेंट एंड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। पीपल अफेक्टेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 began agitating that they began to lose faith in capitalist development. In colonies like India, nationalist movements against the ruling government gathered momentum. Mahatma Gandhi launched the civil disobedience movement in the subcontinent, and peasants and poor people who had been badly affected by the depression joined it in large numbers. देखिए, जो ग्रेट डिप्रेशन था 1929 से, जो 1929 से लोग बहुत ज़्यादा भड़कने लगे थे इस जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट था उसके लिए। ग्रेट डिप्रेशन के बाद में बहुत ज़्यादा लोगों को गुस्सा आने लगा था, ठीक है। ऐसी जैसे कि जो कॉलोनीज़ हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, ठीक है, उस वक्त पे नेशनलिस्ट मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे। महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उस वक्त पे लॉन्च किया, और सारे पीसेंट्स और जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग हैं, और साथ में जो भी डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन के जो भी शिकार हुए थे उस वक्त पे, वो सभी लोगों ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ही लार्ज नंबर्स पे ज्वाइन किया। Until pressure from such widespread unrest, the depression affected governments, and leading economists began discarding their old economic theories and formulating new concepts of economic development. Earlier, it was widely accepted that economy should follow the dictates of a free and open market without any intervention by governments. Now, the view gained ground that governments should intervene to protect the interest of their country's agriculture and industry by controlling exports and, when necessary, giving subsidies to farmers and ensuring employment for workers. The famous economist John Keynes stated that the government of a country should invest in welfare projects to ensure employment for all its people during necessary periods. People would then have the buying power to purchase goods from the market, which in turn would stimulate demands for goods. In this way, a state-initiated demanded push would help catalyze economic growth. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो प्रेशर था, ठीक है, ये जो प्रेशर था लोगों जब गवर्नमेंट पे पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट और जो लीडिंग इकोनॉमिस्ट थे वो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करने लगे, और उनकी जो पुरानी थ्योरी थी, जैसे इकोनॉमिस्ट लोगों की जो पुरानी थ्योरी थी, जो ओल्ड इकोनॉमिक थ्योरीज थी, उसको छोड़कर अब वो नए कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमी के नए कॉन्सेप्ट्स जो थे उसका डेवलपमेंट उन्होंने नया कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर बनाना उन्होंने स्टार्ट कर लिया। पहले ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड, मीन्स पहले इकोनॉमिक्स में आपका ये एक्सेप्ट किया जाता था कि डिक्टेट्स जो रहते हैं, ठीक है, डिक्टेट्स जो रहते हैं उनका फ्री और ओपन मार्केट होना ज़रूरी रहता है, ठीक है। अब इसके बाद में जब ये पूरी ग्रेट डिप्रेशन हुआ और उसके बाद में जब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, मूवमेंट्स लॉन्च करने लगे, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये स्टेट करने लगे यहाँ पर कि कंट्री को उनके एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, उनके एग्रीकल्चर के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है, उन सभी के लिए क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए। इन द सेंस यहाँ पर फार्मर्स को सब्सिडीज़ देनी चाहिए, और साथ में एम्प्लॉयमेंट, सभी वर्कर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट क्या करना चाहिए, एंश्योर करना चाहिए, उनको देना चाहिए।
जो फेमस इकोनॉमिस्ट थे जॉन केनेस, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री का जो गवर्नमेंट है, उनको वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो सभी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर कर सके, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कम से कम। अगर बहुत ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं तो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोगों के पास में कुछ वर्क होना चाहिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट को यहाँ पर वेलफेयर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बनाने चाहिए, जिसकी वजह से लोग जो है वो गुड्स को परचेस कर पाए मार्केट से, मीन्स सामान खरीद पाए मार्केट से, और उसी के बदले में क्या होगा, जो उस गुड्स का जो डिमांड होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट भी क्या होगा, फ़ायदा, स्टेट को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा और साथ में लोगों को भी यहाँ पर फ़ायदा होगा। Franklin Roosevelt became the American president in 1933. He announced a New Deal that promised to provide relief to people affected by the economy's slowdown, reform financial institutions, and initiate government public works construction projects. The real impact of the New Deal was felt after the start of the Second World War in 1939, when the American government had to shoulder military responsibilities and produce armaments for the war. Factory output grew as did the demand for agricultural commodities. America also implemented a social security program under which a pension scheme was formulated for workers too old to work. In addition, it instituted unemployment insurance and welfare schemes for handicapped and needy children. ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने 1933 में, उन्होंने अनाउंस किया कि वो जो लोग हैं, उन जो भी इकोनॉमिक स्लोडाउन से अफेक्ट हुए हैं, उनके लिए रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इन जो गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स थे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, इन सभी को क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। इसका जो इम्पैक्ट था वो हमको देखने को मिला सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1939 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस वक्त पे अमेरिकन गवर्नमेंट जो थी उनको क्या करना था, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देखना था और साथ में उनको आर्मामेंट्स भी प्रोड्यूस करने थे, हथियार भी बनाने थे वॉर के लिए। फैक्ट्री का जो आउटपुट था वो धीरे धीरे क्या हो गया, मीन्स आउटपुट जो था वो बढ़ने लगा, क्योंकि उनको एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की भी ज़रूरत थी, और साथ में अमेरिका को यहाँ पर क्या करना था, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम भी इम्प्लीमेंट करना था, जिसकी वजह से उन्होंने एक पेंशन स्कीम लॉन्च की, फॉर्मुलेट की, नहीं बनाई, और वहाँ पर वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स के लिए ये स्कीम बनाई जिस वर्कर्स को जो कि बहुत ज़्यादा एजेड वर्कर्स है, ओल्ड है, उनके लिए ये स्कीम बनाई, जिसका फ़ायदा, ठीक है, इसके साथ में, ठीक है, वर्कर्स के लिए उन्होंने ये स्कीम बनाई, पेंशन स्कीम बनाई, ठीक है, जो ऐसे वर्कर्स जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम यहाँ पर उन्होंने बनाई, और साथ में ऐसे वर्कर्स मीन्स उन्होंने क्या किया, एक अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस दे दिया साथ में, और वेलफेयर स्कीम्स हैंडीकैप्टेड के लिए, हैंडीकैप्टेड लोगों के लिए, और साथ में नीडी चिल्ड्रन के लिए उन्होंने वेलफेयर स्कीम्स भी लॉन्च की। Countries such as Britain and Germany had already initiated steps in this direction even before the onset of the Depression. After the Second World War, America formulated further social security programs, including health insurance for the sick and infant security related programs. They were based on the concept of a welfare state in which the state promised all citizens a good life, paying special attention to their basic needs such as food, housing, health, education, and care of children and the elderly. The state also shouldered the responsibility of providing employment for all the able-bodied citizens. In this way, the state sought to counter and minimize the adverse impact of market fluctuations on the lives of people. It obtained the money for financing this social welfare activities by raising taxes. Many governments adopted such policies after the Second World War. देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि ब्रिटेन और जर्मनी, उन्होंने पहले ही इस चीज़ के लिए स्टेप्स ले लिए थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका ने और भी फर्दर सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स लॉन्च किए, और लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया, सिक और इन्फेंट सिक्योरिटी प्रोग्राम्स लॉन्च किया, और भी बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो उन्होंने लॉन्च किए अमेरिका में। और साथ में ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जिनको बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, उनके लिए भी यहाँ पर उन्होंने, मींस जो सिटीजन्स हैं जिनको बेसिक नीड्स की ज़रूरत है, जैसे कि फूड, हाउसिंग, हेल्थ और एजुकेशन, ये सभी के लिए क्या किया,
प्रोग्राम्स जो थे वेलफेयर स्टेट के लिए, वेलफेयर प्रोग्राम्स जो थे वो लॉन्च किए। जो स्टेट था उनको साथ में ही लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट की मीन्स जो लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको क्या करनी थी, अपने ऊपर लेनी थी। और सभी सिटीजन्स के लिए जो कि एबल बॉडीड है, मीन्स कोई हैंडीकैप्टेड बॉडीज नहीं है और नॉर्मल नॉर्मल पर्सन्स हैं, उनके लिए भी उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ी। इस वजह से क्या हो गया, जो जो इस वजह से जो लोगों को जो काउंटर था और जो मिनिमाइज हो रहा था, जो एडवर्स इम्पैक्ट था मार्केट का, जो ग्रेट डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट था वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम होने लगा। और धीरे धीरे कम होने लगा और बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने ऐसी पॉलिसीज जो थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अडॉप्ट की। द ग्रेट डिप्रेशन एंडेड विद द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939. Demand for war sources grew in every country and their governments raised the capital to fulfill these requirements. Employment and factories geared to the war effort rose simultaneously. Lakhs of people enlisted in the army. In this way, these countries reversed the impact of the recession. I'm so sorry about the sound here. Let's continue. This is the last paragraph, I guess. ग्रेट डिप्रेशन जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आउटब्रेक के बाद में 1939 में ख़त्म हो गया था। जो डिमांड था वॉर रिसोर्सेज का वो पूरी कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया और फिर जो गवर्नमेंट थी वो अपने कैपिटल मींस जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर वो कैपिटल रेस कर रही थी ताकि वो रिक्वायरमेंट्स जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सके। एम्प्लॉयमेंट जो फैक्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था वॉर एफर्ट के वजह से। उसी वजह से बहुत सारे लोग, लैक्स ऑफ पीपल क्या हो गए, आर्मी में भर्ती हो गए थे, जिसके बाद में जो कंट्रीज का जो इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन था वो यहाँ पर धीरे धीरे रिवर्स होने लगा था। सॉरी फॉर द साउंड coming in the background. I'm so sorry. So here the chapter is over. If you have any doubt in the chapter, please ask in the comment section. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.